एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का आपके अपने स्टडी मेंटर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके सामने लेके आए हैं जियोग्राफी से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो हैं ये NCERT क्लास 12th की बुक से हैं। इन क्वेश्चनों को तैयार किया है शेखावाटी मिशन 100 नाम से जो सेवारत शिक्षकगण एवं उनकी टीम ने। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आज के इस वीडियो में हम 2 चैप्टर कंप्लीट करेंगे, एक मानव भूगोल फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर विश्व जनसंख्या। इन दोनों चैप्टरों के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम आज के इस वीडियो में आपके सामने लेके आए हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और हमसे जुड़ जाएँ। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, अलग अलग सब्जेक्टों के क्वेश्चन हमने इसमें डाल रखे हैं, वो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू कर रहे हैं भूगोल से संबंधित अपना आज का प्रथम अध्याय। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? तो यहाँ संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, पर्यटन भूगोल ये तीनों ही आर्थिक भूगोल के उपक्षेत्र हैं, जबकि सैन्य भूगोल इसका उपक्षेत्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव भूगोल के जनक कौन माने जाते हैं? तो वो माने जाते हैं रेटजेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव भूगोल की कल्याणपरक अथवा मानवतावादी विचारधारा का संबंध जो है वो किससे है? वो सामाजिक कल्याण से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मानव भूगोल का उपागम नहीं है? तो यहाँ क्षेत्रीय विभिन्नता, स्थानिक संगठन और अन्वेषण और वर्णन ये तीनों ही मानव भूगोल के उपागम हैं, जबकि मात्रात्मक जो क्रांति है वो मानव भूगोल का उपागम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव भूगोल में किसके अध्ययन पर बल दिया गया है? तो ये प्रकृति और मानव के अध्ययन पर इसमें बल दिया गया है। नेक्स्ट है, ऐतिहासिक भूगोल किस मानव भूगोल के क्षेत्र का एक उपक्षेत्र माना जाता है? तो ये सामाजिक भूगोल के अंतर्गत ये आता है। 1970 ईस्वी के दशक में किस विचारधारा का उदय नहीं हुआ था? तो इसमें हम मानवतावादी, आमूलवादी, व्यवहारवाद इन तीनों विचारधाराओं का उदय हो चुका था, मगर आधुनिकवाद का उदय उस समय नहीं हुआ था। नेक्स्ट है, शहरों में चौराहे पर यातायात नियंत्रक बत्तियां कौन सी विचारधारा से संबंधित हैं? तो आपने ट्रैफिक लाइट देखी होंगी शहरों में, जो नवनिश्चयवाद विचारधारा के अंतर्गत आती हैं। फिर है, रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाले क्वेश्चन हैं। सारे ही क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। इसमें पूछा गया है कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच में परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन माना जाता है। फिर है, 1970 के दशक में मानव भूगोल में तीन नई विचारधाराओं का जन्म हुआ था। वो कौन कौन सी थी वो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको बता दिया है। 1990 के दशक में भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद का उदय हुआ था। ब्रिटिश ग्रिफिथ टेलर ने एक नई संकल्पना प्रस्तुत की, जो कि दो कौन कौन से हैं? एक तो है पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद। इन दोनों के बीच मध्य मार्ग को परिलक्षित किया था। नेक्स्ट है, मानव भूगोल पृथ्वी और मनुष्य के अंतर संबंधों की एक नई संकल्पना जो है वो प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट है, राजनीतिक भूगोल के 2 क्षेत्र कौन कौन से हैं? एक तो है निर्वाचन भूगोल, दूसरा है सैन्य भूगोल। आमूलवादी विचारधारा ने निर्धनता के कारण बंधन और सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए कौन से सिद्धांत का उपयोग किया था? तो वो मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग उन्होंने किया था। रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा आपको बतानी है, तो इसकी परिभाषा हो जाएगी, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन माना जाता है। नेक्स्ट है, एलन सी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा आपको देनी है। तो इन्होंने परिभाषा दी है, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच में परिवर्तनशील संबंधों का एक अध्ययन है। अगला क्वेश्चन है, मानव
परिसंचरण की धमनियों की तुलना जो है वो किससे की गई है, तो वो सड़कों और जलमार्गों के जाल से इसकी तुलना की गई है। नेक्स्ट है पॉल विडोल डी ला ब्लांस के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा आपको बतानी है। तो इन्होंने परिभाषा दी है कि मानव भूगोल पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के बीच संबंधों का अधिक संश्लेषित ज्ञान माना जाता है। फिर हैं लघुतरात्मक प्रश्न। इसमें हम बात करें पर्यावरणीय निश्चयवाद किसको कहा जाता है, तो इसका जवाब हो जाएगा आरंभिक जो अवस्थाएं थी उसमें मानव प्राकृतिक पर्यावरण से पूरी तरीके से प्रभावित होकर प्रकृति के आदेशों के अनुसार अपने आप को वो ढाल लेता था। इसी को आदिम समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच में अन्योन्य क्रिया को पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा गया है। नेक्स्ट है संभववाद क्या है और इसके जनक कौन हैं। तो पहले हम देखेंगे संभववाद की परिभाषा, इसको समझेंगे। मानव सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के साथ अधिक सक्षम प्रौद्योगिकी का विकास करता है। इससे प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव जो है वो इस अवसर का लाभ उठाता है और धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है। इसी संपूर्ण क्रिया को ही संभववाद के नाम से जाना जाता है। अब इसके जनक की बात करें संभववाद के, तो इस संभववाद के जनक हैं पॉल विडोल डी ला ब्लांस, ये इसके जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट है नवनिश्चयवाद क्या है, यह संकल्पना किसने प्रस्तुत की। तो पहले हम नवनिश्चयवाद के बारे में जानेंगे, फिर ये किसने प्रस्तुत किया, इसकी संकल्पना जो है वो किसने दी वो जानेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं नवनिश्चयवाद के अनुसार न पर्यावरणीय निश्चयवाद की दशा है और न ही संभववाद की दशा है। इसका सामान्य अर्थ है प्राकृतिक नियमों का पालन करके हम प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इस संकल्पना को किसने प्रस्तुत किया, तो उसका नाम है ग्रिफिथ टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक भूगोल के 3 उपक्षेत्र कौन कौन से हैं वो आपको बताने हैं। तो इसका पहला उपक्षेत्र जो है वो व्यवहारवादी भूगोल है, दूसरा उपक्षेत्र है सामाजिक कल्याण का भूगोल और तीसरा उपक्षेत्र है सांस्कृतिक भूगोल। फिर हम बात करेंगे आर्थिक भूगोल। ये तो सामाजिक भूगोल के 3 उपक्षेत्र हो गए। अब आर्थिक भूगोल के 3 उपक्षेत्र कौन से हैं, तो उसमें पहला है संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, पर्यटन भूगोल। तीनों ही इकोनॉमिक जोन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव भूगोल की कल्याणप्रक अथवा मानवतावादी विचारधारा से आप क्या समझते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा मानव भूगोल की कल्याणप्रक अथवा मानवतावादी विचारधारा का जो संबंध है, रिलेशन जो है वो मुख्यतः लोगों के सामाजिक कल्याण के विभिन्न पक्षों से या फिर इनमें आवासन, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे पक्ष, आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे पक्ष इसमें शामिल रहते हैं। नेक्स्ट है आमूलवादी मतलब रेडिकल विचारधारा से आप क्या समझते हैं। तो आमूलवादी विचारधारा जो है इसके अंतर्गत इसमें निर्धनता के कारण बंधन और सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया गया। समकालीन सामाजिक समस्याओं का संबंध जो है वो पूंजीवाद के विकास से माना जाता है। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। इसमें पहला क्वेश्चन है एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। ये टिप्पणी जो है वो किसकी है, तो यह टिप्पणी है जॉर्ज बी क्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि जो है वो सबसे अधिक देखने को मिली है। तो वो है यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें अफ्रीका महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि जो है वो सर्वाधिक रही है। निम्नलिखित में कौन सा विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है पूछा है। तो इसमें अटाकामा, भूमध्य रेखीय प्रदेश और ध्रुवीय प्रदेश ये तीनों ही विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं, जबकि दक्षिण पूर्वी एशिया जो है ये इससे संबंधित नहीं है।
नेक्स्ट है, उद्योगों की उपस्थिति के कारण विश्व का कौन सा प्रदेश जो है वो सघन माना जाता है, तो वो प्रदेश है जापान का कोबे ओसाका। नेक्स्ट है, विश्व की 90% जनसंख्या कितने परसेंट स्थल भाग पर निवास करती है, तो वो है केवल और केवल मात्र 10% भाग पर। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले देश की हम बात करें तो वो है सिंगापुर। तो यहाँ का जन घनत्व जो है वो सबसे अधिक देखने को मिलता है। और अगर हम जनसंख्या की बात करें, सबसे अधिक जनसंख्या चीन की और सेकेंड नंबर है भारत। नेक्स्ट है, प्रवास को प्रभावित करने वाला प्रतिकर्ष कारक कौन सा है, तो वो है प्राकृतिक विपदाएं, बेरोजगारी, प्रतिकूल जलवायु। ये तीनों ही प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। प्रवास को प्रभावित करने वाला अपकर्ष कारक कौन सा है? ऊपर तो प्रतिकर्ष थे और ये हैं अपकर्ष। तो इसमें हम बात करें, काम के बेहतर अवसर, रहन सहन की अच्छी दशाएं, जीवन व संपत्ति की सुरक्षा, ये तीनों ही अपकर्ष कारक माने जाते हैं। नेक्स्ट है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक कौन सा है, तो यहाँ आर्थिक कारक की बात हो रही है तो खनिज, नगरीकरण, औद्योगिकरण, ये तीनों ही आर्थिक कारकों में आते हैं। तो उपरोक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, एशिया महाद्वीप में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, तो यहाँ 4 ऑप्शनों में हम देखेंगे, उसके अनुसार इसका जवाब देंगे। तो यहाँ 4 ऑप्शन थे, 90, 10, 60 और 17। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा प्रतिकर्ष कारक नहीं है, तो यहाँ जल का अभाव, बेरोजगारी, महामारी, ये तीनों ही प्रतिकर्ष कारक माने जाते हैं। मगर जो चिकित्सा व शैक्षणिक सुविधाएं जो हैं वो प्रतिकर्ष कारक के अंतर्गत नहीं आती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिज की उपस्थिति के कारण विश्व का कौन सा क्षेत्र जो है वो सघन बसा हुआ माना जाता है, तो वो है अफ्रीका का कंटगा और जाबिया क्षेत्र। फिर है रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन, तो इसमें हम बात करेंगे, भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो 1.64% मानी गई है। जननांगीय संक्रमण की प्रथम अवस्था फर्स्ट स्टेज में उच्च प्रजननशीलता और उच्च मृत्यता इसमें शामिल होती है। जनसंख्या वृद्धि को प्रतिशत के रूप में भी हम व्यक्त कर सकते हैं। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश की बात करें तो वो चीन है। जनसंख्या परिवर्तन धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों होती है। एशिया के जन घनत्व की हम बात करें, एशिया का जनसंख्या घनत्व अगर हम बात करें तो वो है 146। विश्व की कुल जनसंख्या में भारत के स्थान की बात करें तो चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान आता है। भूमध्य सागरीय प्रदेश के कारण इतिहास के आरंभिक कालों में बसे हुए हैं, तो इसमें रिक्त स्थान में आ जाएगा सुखद जलवायु के कारण। नेक्स्ट है, प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं उनको अप्रवासी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका की कटंगा जोबिया तांबा पेटी जो है उसकी जनसंख्या सघन क्यों मानी जाती है, तो इसका जवाब हो जाएगा तांबा खनन से उत्पन्न रोजगार के कारण वहाँ पर जनसंख्या अधिक बसी हुई है। जहाँ पर रोजगार मिलेंगे वहीं जनसंख्या ज़्यादा बसती है। नेक्स्ट है, जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं, तो इसका जवाब हो जाएगा किसी क्षेत्र में निश्चित अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में जो भी परिवर्तन आता है वो जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि क्या होती है, तो इसकी हम बात करें तो इसकी वास्तविक वृद्धि हम इसी प्रकार देख सकते हैं, जन्म और मृत्यु में अंतर और फिर इसमें आप्रवास को जोड़ा जाता है और उत्प्रवास को इसमें घटाया जा सकता है। जन्म मृत्यु का डिफरेंस, फिर उस डिफरेंस में आप्रवास को ऐड कर देंगे और उसमें से उत्प्रवास को घटा देंगे। अब हम
ये आप्रवास और उत्प्रवास क्या है इसके बारे में देखेंगे। तो आप्रवास किसे कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसे प्रवासी जो किसी नए स्थान पर चले जाते हैं वो आप्रवासी कहलाते हैं। उत्प्रवास क्या होता है कि ऐसे प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं वो उत्प्रवासी कहलाते हैं। तो यही इन दोनों में अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान का कोबे ओसाका प्रदेश जो है वो सघन बसा हुआ है, ऐसा क्यों? तो कोबे ओसाका जो प्रदेश है वो अनेक उद्योगों की उपस्थिति के कारण सघन बसा हुआ माना जाता है। नेक्स्ट है, जननांगीय संक्रमण सिद्धांत की प्रथम अवस्था की दो विशेषताएं आपको बतानी है। तो इसकी पहली विशेषता है उच्च प्रजननशीलता व उच्च मृत्यता, और दूसरी विशेषता अधिकांश लोग कृषि में कार्यरत। नेक्स्ट है, थॉमस माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत क्या है? तो थॉमस माल्थस ने कहा कि लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से ग्रोथ कर रही है, बढ़ रही है। नेक्स्ट है, जनसंख्या वितरण प्रारूप क्या है? तो जनसंख्या वितरण का शाब्दिक जो अर्थ है वो है भूपृष्ठ पर लोग किस प्रकार वितरित हैं। मोटे तौर पर हम देख सकते हैं कि विश्व की जनसंख्या का 90% और इसके 10% स्थल भाग में निवास करता है, कि विश्व की जो 90% जनसंख्या है वो केवल पृथ्वी के 10% हिस्से पर ही निवास करती है। बाकी हिस्से पर पानी और ऊंचे ऊंचे पहाड़ ये सब कुछ हैं जहाँ पर निवास नहीं किया जा सकता। विश्व जनसंख्या असमान रूप से वितरित है। इस नेक्स्ट है, जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कीजिए एवं जनसंख्या घनत्व के सूत्र को बताइए। तो प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को ही जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इसका सूत्र हो जाएगा, जनसंख्या घनत्व में जनसंख्या जो वहाँ की कुल है उसमें जो एरिया है, जो भी उसका क्षेत्र है उसका हम भाग देंगे क्षेत्रफल का, तो जनसंख्या घनत्व आ जाएगा। जैसे मान लो 10 जनसंख्या है और घनत्व क्षेत्रफल जो है वो इसका 5 है, तो 10 में 5 का भाग देंगे 2 आ जाएगा, वो जनसंख्या घनत्व आ जाएगा। नेक्स्ट है, जनसंख्या वितरण को जलवायु किस प्रकार प्रभावित करती है? तो अति उष्ण अथवा ठंडे मरुस्थलों की विषम जलवायु जो है वो मानव बसाव के लिए असुविधाजनक मानी जाती है। सुविधाजनक जलवायु वाले क्षेत्र जिनमें अधिक मौसमी जनसंख्या पाई जाती है। भूमध्य सागरीय प्रदेश सुखद जलवायु के कारण इतिहास के आरंभिक कालों में बसे हुए हैं। नेक्स्ट है, औद्योगिकरण जनसंख्या वितरण को कैसे प्रभावित करता है? तो इसका जवाब हो जाएगा, औद्योगिक पेटियां जो हैं वो रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती हैं। इसमें कारखानों के श्रमिक ही नहीं बल्कि परिवहन, परिचालक, दुकानदार, बैंककर्मी, डॉक्टर, अध्यापक तथा अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने वाले भी इसमें शामिल होते हैं। जापान का कोबे ओसाका प्रदेश जो है वो अनेक उद्योगों की उपस्थिति के कारण सघन बसा हुआ माना जाता है। नेक्स्ट है, प्रवास किसे कहते हैं? इसके प्रतिकर्ष व अपकर्ष कारक आपको बताने हैं। पहले हम बात करेंगे प्रवास की। जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन करते हैं उसे ही प्रवास कहते हैं। अब हम प्रवास के प्रतिकर्ष कारक जो हैं उसकी बात करें तो उसमें हो जाएंगे बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दशाएं, राजनीतिक उपद्रव, प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक विपदाएं और महामारियां। ये तो प्रतिकर्ष कारक होते हैं। अब हम प्रवास के अपकर्षक कारकों की बात करें तो इसमें है काम के बेहतर अवसर, रहन सहन की अच्छी दशाएं, शांति व स्थायित्व, जीवन व संपत्ति की सुरक्षा तथा अनुकूल जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जननांगीय संक्रमण सिद्धांत क्या है? तो यह जननांगीय संक्रमण सिद्धांत जो है ये ग्रामीण समाज, खेतीहर और अशिक्षित अवस्था से उन्नति करके नगरीय, औद्योगिक और साक्षर बनाता है। तो किसी प्रदेश की जनसंख्या उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु से निम्न जन्म और निम्न मृत्यु दर में परिवर्तित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या नियंत्रण के कोई 4 उपाय लिखो। तो इसमें पहला उपाय है परिवार नियोजन।
इसमें बच्चों के जन्म को रोकना और अंतराल रखने का कार्य शामिल है। दूसरा जनसंख्या नियंत्रण का उपाय है महिलाओं के स्वास्थ्य का बेहतर रखरखाव। तीसरा उपाय है गर्भ निरोधक की सुगम उपलब्धता। चौथा इसका उपाय है जनसंख्या वृद्धि के प्रभावों के प्रति जन जागरूकता फैलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी प्रदेश की जनसंख्या 1,50,000 है और क्षेत्रफल जो है वो 100 वर्ग किलोमीटर है, तो जनसंख्या घनत्व आपको ज्ञात करना है। जो हमने आपको पहले बताया था उसी प्रकार जनसंख्या घनत्व निकालने के लिए क्या करेंगे, जनसंख्या में क्षेत्रफल का भाग देंगे। जनसंख्या 1,50,000, क्षेत्रफल है 100, तो 00 से 00 गए और ये 1500 व्यक्ति जो हैं वो 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, तो ये यहाँ का जनघनत्व हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कोई 3 भौतिक कारक कौन से हैं वो आपको बताने हैं। तो पहला भौतिक कारक है जल की उपलब्धता, दूसरा भौतिक कारक भू आकृति, तीसरा है मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कोई 3 आर्थिक कारक कौन कौन से हैं। पहला आर्थिक कारक है खनिज, दूसरा है औद्योगिकरण, तीसरा है नगरीकरण। अगर खनिज को हम उदाहरण से समझें तो अफ्रीका की कटंगा और जाम्बिया तांबा पेटी जो है वो इसी कारण से समृद्ध है। और अब अगर हम औद्योगिकरण की बात करें तो जापान का कोबे ओसाका प्रदेश जो है वो औद्योगिकरण के कारण सर्वाधिक सघन या बसा हुआ है। नेक्स्ट है जनसंख्या परिवर्तन के कितने घटक माने जाते हैं, उनके नाम आपको लिखने हैं। तो जनसंख्या परिवर्तन के 3 प्रमुख घटक हैं। पहला है जन्म, दूसरा है मृत्यु और तीसरा है प्रवास। नेक्स्ट है अशोधित जन्म दर को परिभाषित कीजिए और इसका सूत्र लिखिए। तो प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्मे गए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त अशोधित जन्म दर कहलाती है। इसका सूत्र है अशोधित जन्म दर बराबर किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म और वर्ष के मध्य की जनसंख्या और इसको गुणा करते हैं 1000 से, तो वो अशोधित जन्म दर हमारे पास आ जाती है। नेक्स्ट है अशोधित मृत्यु दर को परिभाषित कीजिए और इसका सूत्र लिखिए। ये इसका अपोजिट हो जाएगा। प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या में अभिव्यक्त इसको किया जाता है। तो अशोधित मृत्यु दर का सूत्र हो जाएगा किसी वर्ग विशेष में मृतकों की संख्या, वहाँ थी जन्मे हुए बच्चों की संख्या और वर्ष के मध्य की जनसंख्या गुणा 1000, तो ये इसका सूत्र है। तो इसी के साथ अपना आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाले वीडियो की सूचना आप तुरंत पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।